गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। जय हिंद। आज की ये जो नेट जीआरएफ की स्पेशल क्लास है, इसमें आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं वह विषय है कि भारत में तुर्कों के आगमन के बाद भारत में तुर्कों के आगमन के बाद जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उसके बाद भारत में क्या विशेष परिवर्तन आए या दिल्ली सल्तनत की स्थापना से क्या विशेष परिवर्तन हुआ, खास करके तुर्कों के प्रभाव से या मुसलमानों का जब शासन हिंदुस्तान में स्थापित हुआ तो उससे क्या बदलाव आए। क्योंकि तुर्कों के स्थापना से पहले तुर्कों के आगमन से पहले, खास करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले आप जानते हैं कि भारत में जो शासन करने वाले लोग थे वो हिंदुस्तानी लोग थे, हिंदुस्तान के लोग थे। छोटे छोटे राजा थे जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चहमान, चालुक्य ये लोग शासन कर रहे थे। तो ये जो पूर्व मध्यकाल था उसके बाद जो सत्ता स्थापित होती है हिंदुस्तान में, जो शासन स्थापित होता है उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना। मोटी मोटा इसे 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से देखते हैं। जब कुतुबुद्दीन गद्दी पे बैठता है 1206 में, तभी से दिल्ली सल्तनत की स्थापना को देखते हैं या मुस्लिम शासन को हिंदुस्तान में मानते हैं कि वहां से स्टार्ट हुआ। तो एक मिनट, अरे क्लास चलने वाली। तो आपको ये मतलब सभी को पता ही है कि कब से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और कब से भारत में मुसलमानों का शासन शुरू हुआ। तो खास करके 1206 ईस्वी से माना जाता है। तो ये जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, भारत में जो मुसलमानों का शासन शुरू हुआ, उसको इतिहासकार भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं और बताते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए मुसलमानों के शासन के स्थापित होने से। मतलब मुसलमानों ने देश में जब शासन करना शुरू किया, खास करके उत्तर भारत में, हिंदुस्तान में, तो उसका क्या बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इसको लेकर के भी इतिहासकारों में एक बड़ा डिबेट है, जिसमें से अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इतिहासकार हैं और उनकी क्या क्या विचार हैं, क्या उनकी किताब है। इससे होता क्या है कि जब आप नेट जीआरएफ का एग्जाम देते हैं तो उसमें सीधे सीधे विचार पूछ लिया जाता है, कई बार आपका नाम वगैरह भी आ जाता है, और ऐसे में आप यदि डिटेल में नहीं पढ़ें तो सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपने ये सुना होगा एग्जाम में, या आपने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा नेट जीआरएफ के या पीसीएस के भी एग्जाम्स में, अगर इतिहास के सवालों को देखा होगा तो उसमें एक सवाल बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में नगरीय क्रांति
का विचार किस इतिहासकार ने प्रतिपादित किया, या अर्बन रिवॉल्यूशन का जो स्टेटमेंट है वह किस हिस्टोरियन ने क्रिएट किया या किसका है। किस इतिहासकार ने यह बात कही कि जब भारत में मुसलमानों का शासन शुरू हुआ या दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो नगरीय क्रांति हुई या अर्बन रिवॉल्यूशन हुआ। यह बात किस इतिहासकार ने कही? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ये पीजीटी, टीजीटी, हिस्ट्री के जो भी स्टैंडर्ड्स एग्जाम्स हैं, पीएचडी, एमफिल्स वगैरह के, नेट जीआरएफ के, आईएएस पीसीएस में भी, तो ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और ये रिपीटेड होता है, सीधे सीधे रिपीटेड होता है कि यह बात किस इतिहासकार ने कही। तो इसको आपको गांठ बांध करके एकदम रट लेना है। इस क्लास में विशेषकर आज हम इसी ये जो अर्बन रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है हिस्टोरियन के द्वारा, उसी को आज हम विशेष करके इसमें हाईलाइट करेंगे इस क्लास में और बताने का प्रयास करेंगे। तो मोहम्मद हबीब का ये आर्ग्यूमेंट है कि जब भारत में मुसलमानों का, हाँ प्रोफेसर हबीब शाहिद नहीं है, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब है, ठीक। तो प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने भारत में जब मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ उसके बाद जो बदलाव आए या जो परिवर्तन हुआ दिल्ली सल्तनत में, उसको उन्होंने नगरीय क्रांति के नाम से संबोधित किया या अर्बन रिवॉल्यूशन, नगरीय क्रांति। तो ये कोटेशन और इतिहासकार का नाम ध्यान रखना है। इनके लेख का नाम ही है उत्तरी भारत में नगरीय क्रांति। मोहम्मद हबीब ने जो लेख लिखा उसका नाम ही है उत्तर भारत में नगरीय क्रांति। और अभी हम बताएंगे आपको डिटेल में कि इन्होंने किन किन परिवर्तन के कारण बताया कि दिल्ली सल्तनत में नगरीय क्रांति हुई। उससे पहले दो तीन इतिहासकारों की और हम बात बता देना चाहते हैं कि उनके आर्गुमेंट क्या है। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं लल्लन जी गोपाल, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं लल्लन जी गोपाल, नाम सुने आप लोग? जी सर। ओके। तो लल्लन जी गोपाल की किताब का नाम है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। फिर से नोट करिएगा इसको, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो लल्लन जी गोपाल क्या बताते हैं कि भारत में जब तुर्कों का शासन स्थापित हुआ या मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ तो उससे एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया वह यह आया कि हिंदुस्तान में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनका आर्गुमेंट ये है कि जो मुसलमान आए उन्होंने इतना ज्यादा लूटपाट मचाया और बहुत सारा सोना चांदी यहाँ से लूटपाट करके और बहुत सारा शोषण, आर्थिक शोषण करके हिंदुस्तान का आर्थिक शोषण किए, जिसके कारण से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई। अभी आप देखिएगा कि इसके बाद में और बताऊंगा तो आपको ये पता चलेगा कि लल्लन जी गोपाल की बात किस हद तक, कहां तक के सही है। यदि आप देखें, जो लोग मेरी फ्यूडलिज्म सामंतवाद की क्लास पढ़े थे, इंडियन फ्यूडलिज्म, उसमें मैंने बताया था कि
फ्यूडलिज्म जो भारत में जो सामंत व्यवस्था था, सामंत प्रणाली था, उस समय भी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय कहते हैं कि बेगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। विस्टी जिसको बोलते हैं बेगार पर था, जो बिना मतलब क्या कह सकते हैं, किसी से काम लिया जाता है, काम करवाया जाता है, बदले में उसको उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती है, उसको बोलते हैं बेगार पर था। तो वो इतना ज्यादा बढ़ गई थी। तो आप ये देखेंगे कि पूर्व मध्य काल में भी गरीबी थी। तो खैर ये हिस्टोरियन के हैं, अपने अपने मत हैं। वो दिल्ली सल्तनत में इसको देखते हैं, कुछ लोग पूर्व मध्य काल में भी देखते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात कुछ कुछ? यस सर। यस सर। ओके। तो लल्लन जी गोपाल इस तरीके का बात कहते हैं। इसके बाद एक और हिस्टोरियन है, मैं सभी की बात को बता देता हूं, फिर उसके बाद और थोड़ा इसमें ऐड करें। एक बहुत बड़े और हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, के एस लाल। नाम सुने हैं? जी सर। और कोई? जी सर। कौन कौन बोला अभी? बताइए, नाम सुने हैं? केवल बताइए नाम सुने कि नहीं। नहीं सुने। ओके। तो के एस लाल, इनका पूरा नाम है किशोरी शरण लाल। ठीक है, इनका पूरा नाम है किशोरी शरण लाल। इनकी किताब है ग्रोथ ऑफ, इनकी किताब का नाम है ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, सॉरी, ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन मिडवल इंडिया, ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन मिडवल इंडिया। इस किताब के हवाले से जो के एस लाल हैं वह यह बताते हैं कि हिंदुस्तान में जब मुसलमानों ने शासन करना शुरू किया, या दिल्ली के सुल्तानों ने जब शासन करना शुरू किया, तो उनके शासन से वे इतने ज्यादा धर्मांध थे कि बड़े पैमाने पे उन लोगों ने धर्मांतरण करवाया और 1/3 हिंदुस्तान की आबादी की, जो हिंदू आबादी थी उसमें 1/3 कमी आ गई। मतलब ये एक प्रकार से ऐसे बताया गया है कि जो हिंदुस्तान की हिंदू आबादी थी उसका बहुत बड़े पर धर्मांतरण हो गया और बड़े पैमाने पर जो हिंदू थे वो मुसलमान बन गए। सारांश के रूप में इसे ऐसे समझिए कि लल्लन जी गोपाल बताते हैं, उनका सॉरी के एस लाल का विचार है कि मुसलमानों के आने से हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन हुआ, जिससे जो यहाँ की हिंदू आबादी थी वह 1/3 मुसलमान हो गई। इस तरीके का विचार है के एस लाल का। हरिश्चंद्र वर्मा की एक किताब है मध्यकालीन भारत भाग 1। इस किताब में लल्लन जी गोपाल तथा के एस लाल दोनों के विचार को मिला करके लिखा गया है। इसमें लिखा है जैसे लल्लन जी गोपाल तथा के एस लाल उत्तर भारत में तुर्कों के आगमन से
उत्तर भारत में तुर्कों के आगमन से को एक ऐसी घटना के रूप में देखता है जिसने भारत के भौतिक एवं मानवीय स्रोतों के विनाश एवं उन्मूलन की प्रक्रिया आरंभ की। तो मानवीय विनाश यही है कि जैसे जो मानवता इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे नरसंहार हुआ, ये मतलब और डिटेल में बहुत ज्यादा फैक्ट भी दिए गए हैं किताबों में। इस चीज को उजागर करते हैं लल्लन जी गोपाल और के एस लाल मिलकर के। कहने का मतलब के एस लाल और जो लल्लन जी का गोपाल का विचार है वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसी कड़ी में आपको एक किताब दिखाते हैं। किताब का नाम दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है या नहीं? जी सर, आ रहा हूँ। किताब पे लिखा है भारतीय मुसलमान। किताब का नाम है भारतीय, एक मिनट, किताब का नाम है भारतीय मुसलमान और इसके लेखक है किशोरी शरण लाल अर्थात के एस लाल। इसका अनुवाद किया है केशव प्रसाद कायां। तो ये जो किताब है, इस किताब में बहुत ज्यादा दिखाया गया है कि आप जब पढ़ेंगे इस किताब को तो आपको ये पता चलेगा कि धर्मांतरण इतना ज्यादा हुआ कि हिंदू एक प्रकार से बचे ही नहीं। ये इस किताब में यहाँ तक कि कह दिया गया इस प्रकार से घुमा फिरा करके। इसमें आपको बताते हैं, एक पढ़ते हैं, एक घटना है। ईस्वी सन 664 के आसपास तत्कालीन भारत के ही भूभाग काबुल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों पर अब्दुल रहमान के आक्रमण एवं आधिपत्य के फलस्वरूप वहां के हजारों निवासी इस्लामी मजहब में धर्मांतरित किए गए। सुबुक्तगीन ने भी हिंदुओं से युद्ध किया तथा कुछ हिंदुओं का इस्लामीकरण किया। फिर है इसी तरीके से इसमें और लिखा है मुल्तान में 6000 लोगों को बलात् मुसलमान बनाया गया। इसी किताब में लिखा है मुल्तान में 6000 लोगों को बलात् मुसलमान बनाया गया। इसी और मतलब इसी तरीके का इसमें डाटा है, कहीं पे 10,000, कहीं पे 20,000, इस तरीके का डाटा इसमें दिया हुआ है। किताब कितनी सही है पता नहीं। तो ये विचार हैं जो भारतीय इतिहासकार हैं और के एस लाल का ये किताब है। मैंने बताया आपको लल्लन जी गोपाल की किताब का आर्गुमेंट दी। एक इतिहासकार और हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। ठीक है, इनको बहुत अच्छा इतिहासकार हिस्टोरियन नहीं मानते हैं, लेकिन इनकी किताब है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास 1000 से 1707 ईस्वी तक। इस किताब में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बताते हैं कि लाखों का युद्धों में संहार हुआ, लाखों का युद्धों में संहार हुआ और लाखों स्त्रियां तथा बच्चे मुसलमान बनाकर दासों के रूप में बेच दिए गए। उदाहरण के रूप में तैमूर ने मोहम्मद तुगलक से युद्ध करने के पूर्व एक ही दिन में 1 लाख हिंदू बंदियों को कत्ल करवा दिया। आगे और वे लिखते हैं उन्हें शासकों, मंत्रियों, सूबेदारों तथा सेनापतियों के महत्वपूर्ण पदों से ही वंचित नहीं किया गया, बल्कि उनके साथ घृणापूर्ण व्यवहार भी किया गया। मुस्लिम कानून के अनुसार आगे वह लिखते हैं मुस्लिम कानून के अनुसार इन हिंदू लड़कियों को पहले अपने धर्म से वंचित करके मुसलमान बना लिया जाता
और तब उनके साथ विवाह कर दिया जाता। तो देखो, ये जो मैं पढ़ के आपको बाकायदा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिबेट की चीजें हैं, बहुत ज्यादा विवाद है इन सब पर। तो कोट करके बताना पड़ता है कि किस इतिहासकार ने क्या बात कही है, अन्यथा आपको ये लगेगा कि ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं। तो कोई भी बात जो यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें व्याख्या थोड़ी बहुत मेरी हो सकती है, लेकिन मेरा कोई आर्ग्यूमेंट, अपना विचार नहीं है। जो भी है वो किताबों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन लल्लन जी गोपाल और किशोरी शरण लाल और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, इनके विचार से यदि आप निष्कर्ष के रूप में सोचे, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि धर्मांतरण हुआ, यदि आप थोड़ा सा तर्क के साथ सोचें तो आपको यह खुद लगेगा कि यदि इतने बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हुआ होता तो शायद आज हिंदुस्तान में कोई हिंदू बचा होता। अभी भी 15% या 18% मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है इस समय, संभवतः 15% है। ये 2011 की जनगणना या ऐसे कुछ है। तो तब से लेकर के अभी 20 मान लीजिए, अगर मोटी मोटा मानिए तो 20% से भी ज्यादा नहीं हुई होगी। लेकिन ये जो किताब अभी आप केएस लाल का, वो किताब जो भारतीय मुसलमान पढ़ रहे थे, काया खां का जो अनुवाद है, यदि आप उसको पढ़िएगा तो आपको साफ साफ जाहिर होगा कि शायद ही कोई ऐसा बचा हो जो इसने इस्लाम ना स्वीकार कर लिया। तो किताब पढ़ते समय थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी पढ़िए, सब किताबों के सब प्रकार के विचार को पढ़िए, लेकिन अपना मानसिकता को संकीर्ण करके नहीं पढ़िए, थोड़ा ओपन रख के पढ़िए। अब इसके बाद जो हम आपको बताते हैं, जो मेन बात है वो है मोहम्मद हबीब वाली, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। मोहम्मद हबीब के एक बेटे हुए प्रोफेसर, क्या नाम है, किसी को पता है? इरफान हबीब सर। हाँ, प्रोफेसर इरफान हबीब। तो आपको ये बहुत बार आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मतलब आपको लगेगा कि ये नहीं ये सही है, खास करके जब भी कोई सवाल एग्जाम में आएगा और दो ऑप्शन में होगा कि इरफान हबीब और मोहम्मद हबीब दोनों, तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा कि मतलब किस उत्तर का कौन सही होगा, कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद हबीब के लड़के हैं, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब के लड़के हैं प्रोफेसर इरफान हबीब। जो मोहम्मद हबीब थे वो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, और उनके जो लड़के हैं इरफान हबीब वो मार्क्सवादी इतिहासकार है। यह भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वो राष्ट्रवादी कौन है और मार्क्सवादी कौन है, या मार्क्सवादी की श्रेणी में इरफान हबीब आते हैं या नहीं आते। तो इस बात का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है? यस सर। जी सर। तो हम क्या बता रहे हैं आपको कि मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब, आपको बता दें कि इरफान हबीब से शायद मैं 3 बार मिल चुका हूं, 2 से 3 बार। अभी तो 2 से 3 बार उनसे मिल चुके हैं। पहली बार 2017 में मिले थे। तो जो मध्यकालीन इतिहास है उसके जो सबसे बड़े वर्तमान समय में इतिहासकार हैं वो इरफान हबीब है। इस नाम को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा मध्यकालीन इतिहास पे किताबें लिखी हैं। उनकी बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं, ठीक है। उनकी एक किताब है जिसका उन्होंने संपादन किया है, मध्यकालीन भारत, जो टोटल अभी 13 वॉल्यूम में है, ठीक है। मेरे पास 13 वॉल्यूम है और मैंने पूरा पढ़ा भी है। तो उसी को पढ़ के आपको पढ़ा भी रहे हैं, हालांकि मैं कई किताबें पढ़ता हूं। तो इरफान हबीब का क्या आर्गुमेंट है कि मुसलमानों का शासन जब स्थापित हुआ भारत में,
आर्थिक समृद्धि हुई। कहने का मतलब वो इसको मुसलमानों के शासन को नकारात्मक ना देख करके, जैसे कि बाकी के इतिहासकार जो पहले थे उसको उन्होंने क्या देखा है, नकारात्मक देखा है चीजें। लेकिन जो इरफान हबीब है वो उसको आर्थिक नजरिए से बहुत मुसलमानों के आगमन को अच्छा मानते हैं। ठीक है, तो इरफान हबीब कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हुई एक प्रकार से। उनका आर्ग्यूमेंट ही है, मैं पढ़ देता हूं। इरफान हबीब ने यह मत प्रस्तुत किया कि तुर्कों के आक्रमण के बाद, ये जो बात मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, ये हरिश्चंद्र वर्मा मध्यकालीन भारत भाग 1 में पेज संख्या 122 पे है। इरफान हबीब ने यह मत प्रस्तुत किया कि तुर्कों के आक्रमण के बाद भारत के आर्थिक जीवन में भारी विकास हुआ। मूलतः यह विकास मुसलमान कारीगरों और व्यापारियों के आगमन से हुआ, जो कि अपने साथ कारीगरी की नई तकनीकी लाए थे। ठीक, तो इसके बाद वो और इसमें दो तीन पॉइंट भी बताते हैं कि इसके अंतर्गत वो जैसे ये आर्थिक विकास जो इरफान हबीब बताते हैं कि हुआ, इसके वो किस कारण से हुआ, तो इसमें वो पॉइंट बताते हैं कि नंबर 1 शहरों का विकास, दूसरा है कारीगरी की वस्तुओं का विस्तार, तीसरा है वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन। इसमें जो आर्थिक विकास, ये जो 3 पॉइंट बताते हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसके द्वारा इरफान हबीब बताते हैं कि आर्थिक परिवर्तन हुआ, वो बताते हैं चरखा। चरखा को सुने हैं नाम? यह सर सूत काटा जाता है उससे। हाँ, और किस इतिहासकार ने चरखे का सर्वप्रथम उल्लेख किया है? किस समकालीन इतिहासकार ने अपनी किताब में चरखे का सर्वप्रथम उल्लेख किया है? बताइए, ये हम पढ़ा चुके हैं क्लास में आप लोग को। 11वीं शताब्दी में शायद है। 11वीं शताब्दी में तो ये आ रहा है चरखा भारत में। उल्लेख कौन कर रहा है? देखिए, हरिश्चंद्र वर्मा किताब में लिखा है चरखा प्राचीन भारत में केवल 12वीं शताब्दी से ईरान से आया। इससे कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा मिला। यह व्यापार से संबंधित था, जिसके द्वारा अत्यधिक शहरी नगर स्थापित हुए। इन सब परिवर्तनों से जो व्यवस्था स्थापित हुई, उसे इरफान हबीब ने मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। तो मैं अभी बताता हूं कि किसने उल्लेख किया। ये बता रहे हैं कि ये चरखे को, जो इरफान हबीब हैं, वो चरखे से जो उत्पादन के माध्यम से अर्थव्यवस्था क्रिएट हुई, वो बड़ा परिवर्तन, मतलब ये अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं इरफान हबीब। समझ पा रहे हैं आप? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ पा रही है आपको? अगर नहीं आती तो बताइए। इरफान हबीब का विचार समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। देखिए, झूठ हामी नहीं भरिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बाद में पूछूंगा सबसे जब किसी अन्य क्लास में। तो ये इरफान हबीब, चरखे का सर्वप्रथम जो उल्लेख है, वो एक इतिहासकार हैं 13वीं 14वीं शताब्दी में, इसामी का नाम सुने हैं? उनकी किताब है फुतुउस सलातीन। सही कह रहे हैं कि नहीं? अब तो याद आ रहा होगा ना? यस सर। उस किताब में चरखे का शायद सर्वप्रथम उल्लेख इसामी ने किया है। ठीक है, और रहेट का सर्वप्रथम उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है। तो ये दोनों सवाल भी नेट के एग्जाम में भी पूछे जा चुके सवाल हैं। ऐसे सवालों को आप कभी, मतलब क्या कह सकते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको उपयोगी होगा एग्जाम की दृष्टि से। बेसिक सवाल होते हैं कई बार।
तो ध्यान रखिए इस चीज को। अब हम बात करते हैं और सबको हटा देते हैं एक किनारे। अब जो बात करते हैं फाइनली, अब उनके विचार को हम मोहम्मद हबीब के विचार के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या क्या उनका क्या विचार है, विशेष करके नगरीय क्रांति के संदर्भ में। तो दिल्ली सल्तनत में जब मुसलमानों का शासन स्थापित होता है तो उससे जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, खास करके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, उसको मोहम्मद हबीब होने आर्थिक क्षेत्र में विशेष करके होने वाले परिवर्तन को मोहम्मद हबीब नगरीय क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, इसी को अर्बन रेवोल्यूशन भी कहते हैं या रूरल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसको शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति या नगरीय क्रांति, ये 3-4 नाम है। देखो, इनको ध्यान रखना है कि ये बार बार पूछा जाएगा कि शहरी क्रांति का नारा किसने दिया या अर्बन रेवोल्यूशन की बात किस इतिहासकार ने कही। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए या घुस जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप लोग बार बार भूलेंगे, तो ध्यान रखना। और मोहम्मद हबीब ने एक बात कही, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, ना कि प्रोफेसर इरफान हबीब। जो नगरीय या शहरी क्रांति या ग्रामीण क्रांति की जो बात है, उसको ये जो नारा दिया या जो विचार दिया है वो प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने दिया है। उनके लेख का नाम है उत्तरी भारत में नगरीय क्रांति। तो इस किताब में ये बताते हैं, ये अभी कई पॉइंट गिनाएंगे, और मोहम्मद हबीब बताते हैं कि जो पूर्व मध्य काल में, मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले जो हिंदुस्तान में शहर थे या जो हिंदुस्तान की व्यवस्था थी, वह प्रमुख रूप से राय, राणा और रावत, राय, राणा और रावत, ये एक प्रकार से जमींदार वर्ग था। ये जो नाम उस समय के जो भूमि स्वामी होते थे, जो सामंत होते थे, ये या जो छोटे मोटे राजा होते थे, उनके लिए जो मोहम्मद हबीब ने अपने लेख में नाम का उल्लेख किया है वो राय, राणा, राणावत। कहते हैं कि जो उस समय का जो दिल्ली सल्तनत के स्थापना से पहले का था, सामंत काल में जो शहर थे वो इन्हीं लोगों के द्वारा विशेष करके शासित होते थे। मतलब इन्हीं लोगों के द्वारा विशेष रूप से शहर का शासन संचालित होता था, या यही उसके प्रमुख रूप से मुखिया या सर्वे सर्वा होते थे। ये लिखते हैं मोहम्मद हबीब, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब अपने लेख में लिखते हैं, और इन्हीं को ये ब्राह्मण ठाकुर भी कहते हैं। मतलब ब्राह्मण और जो ठाकुर की बात आई है, जिनको राजपूत आप कहते हैं, वो राय, राणा, रावत के लिए ही विशेष करके यूज हुआ है सब। तो ये लिखते हैं आगे कि ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग का भूमि की संपूर्ण उपज पर एकाधिकार था। 11वीं सदी का भारत किला बंद नगर, कस्बे और घेराबंद वाला गांव वाला देश था, और इन सब पर ऊंचे वर्गों का ही शासन था। कामगार या उत्पादक वर्ग की दशा अत्यंत दयनीय थी। ये बात आपको, ये जो विचार पढ़े हैं हम अभी, मोहम्मद हबीब जो लिखे हैं अभी, लिखे थे, उसको जो मैंने पढ़ा है, इससे ये बात क्लियर होती है कि जो शहर था वो प्रमुख रूप से जो राजपूत थे उनका ही उसमें वर्चस्व था, जो ब्राह्मण थे उनका ही वर्चस्व था। ठीक है, उसमें जो लोग रहते थे, जो उसके अंदर काम करते थे, जो शहर के अंदर जो भी लोग थे, वो एक प्रकार से चहर दीवारें के अंदर रह करके ही काम करते थे। उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी। वो जिस सामंत के अंतर्गत रहते थे, उस सामंत के अंतर्गत ही उनको रह करके काम करना होता था। वो दूसरे के
यहाँ नहीं जा सकते थे बिना इजाजत लिए। एक प्रकार से ये अभी मोहम्मद हबीब जब बात इसमें और करेंगे तो अलवर्नी के माध्यम से मोहम्मद हबीब बताते हैं कि जिन्हें आप अंत्यज और अनुसूचित जाति आज और अनुसूचित जनजाति के रूप में जिन्हें आज आप जानते हैं, उनके संदर्भ में ये अलवर्नी के हवाले से बताते हैं मोहम्मद हबीब कि समाज के जो आज जो अनुसूचित जाति के जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो पूर्व मध्यकाल में क्या होता था कि एक प्रकार से गांव के अंतर्गत गांव के जैसे आज क्या है कि गांव के अंदर सभी जाति के लोग निवास करते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या होता था कि कुछ विशेष जातियों को ही गांव के अंदर निवास करने का स्थान अधिकार प्राप्त था। जो बाकी लोग थे वो उनको समुदाय से या गांव से थोड़ा दूर अलग हटके रहना पड़ता था। उनसे जब काम की आवश्यकता पड़ती थी तभी उनको कुछ क्षण के लिए गांव में प्रवेश दिया जाता था, बाकी के लिए नहीं। जिसमें अभी बहुत सी जातियों के नाम इस लेख में गिनाए हैं, डिटेल में बहुत सा है इसमें उल्लेख। इसमें लिखा है, परंतु भारत में गैर द्विज जातियों के लिए ज्ञान के सभी दरवाजे बंद थे और इस स्थिति को बदलने की कोशिश किसी भी कोशिश का परिणाम कठोर दंड होता था। अलवर्नी कहता है, वे सभी काम जो ब्राह्मण कर्म माने जाते थे, जैसे पूजा पाठ, वेदों का उच्चारण या यज्ञ, वेदों का उच्चारण, यज्ञ आदि, इन वर्णों के लिए पूर्णता निषिद्ध था। और अगर यह सिद्ध हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेदों का उच्चारण किया है तो ब्राह्मण उसे राजा के समक्ष अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। राजा दंड स्वरूप उसकी जीभ काट लेने का आदेश करता है। अज्ञानता के शिकार इन निम्न वर्गों को विभिन्न जातियों उपजातियों में विभाजित किया जाता था, जिसका उद्देश्य यह था कि उनमें ब्राह्मण या ठाकुरों की भांति संगठन की भावना घर न कर पाए। और आगे लिखा है, उन्हें निम्न जाति कहलाने उनको वो बताते हैं मोहम्मद हबीब थोड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से कि उनको कुछ अधिकार भी मिले थे। अधिकार क्या है? मतलब जो निम्न जातियां थी उनको बता रहे हैं कुछ अधिकार मिले थे। उन्हें निम्न जाति कहलाने का अधिकार था। वे ईश्वर पर चिंतन मनन कर सकते थे, जिनका आधार पौराणिक कथाएं हो सकती थी, पर वेद कभी नहीं। इसके अतिरिक्त उन्हें किलेबंद नगर और गांवों में रहने की अनुमति थी। ठीक है, इस तरीके से इसमें बहुत सा डिटेल और है, जिसमें जैसे जाति के जो नाम गिनाए हैं अलवर्नी के हवाले से, हादी, डोम, चंडाल, बढ़ातू, मोची, बाजीगर, टोकरी इत्यादि। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो ये चहर दीवारी की बात कर रहे हैं, जो किलेबंद नगर की बात कर रहे हैं, उसमें इस तरीके की व्यवस्था थी। तो अभी मोहम्मद हबीब का जो विचार है वो इससे आप देखिए जुड़ा कैसे है। मोहम्मद हबीब कहते हैं कि जब मुसलमान आए भारत, जब मुसलमान, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब क्या कहते हैं, जब मुसलमान भारत आए तो उनमें इस प्रकार का जाति विभेद नहीं था। वो बताते हैं कि जब मुसलमान भारत आए तो उसमें इस प्रकार का जाति विभेद नहीं था। उसमें जैसे कि जो मुसलमान या जो ईसाई धर्म के लोग थे, वो बताते हैं कि उसमें सभी एक प्रकार से कि गिरजा घरों में या मस्जिदों में चाहे भी वो जिस जाति या धर्म का हो, सबको ठूस ठूस करके एक प्रकार से भरने का प्रयास किया जाता था कि आप जाइए मस्जिद और गिरजा घरों में पूजा आराधना करिए। लेकिन वो मोहम्मद हबीब बताते कि अलवर्नी के हवाले से कि हिंदू धर्म में सीधा इसके उलट था। यहाँ पर क्या था कि कुछ ही लोग को मंदिर में और पूजा घरों में प्रवेश करने का और पूजा करने का अधिकार था।
बाकी लोग को तो मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं था। और आज भी अभी आप देखिए छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं। अभी राजस्थान में एक सप्ताह पहले की कोई घटना है जो इसी को लेकर के हुआ है, जो बहुत बवाल मचा अभी मंदिर प्रवेश को लेकर के। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि मोहम्मद हबीब क्या कह रहे हैं कि इसलिए जब मुसलमानों का आगमन हुआ, एक नए धर्म का हिंदुस्तान में आगमन हुआ, इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, तो जो नए नए फिर शहर बसना शुरू हुए, तो जब नए शहर बसना शुरू हुए तो वहां पर काम करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता महसूस हुई। कारीगर की, जैसे मोची की आवश्यकता का और बढ़ाई की आवश्यकता महसूस हुई। पेंटर की आवश्यकता, मतलब पुताई रंगाई करने की आवश्यकता, जो ईंट गारा करते थे उनकी आवश्यकता महसूस हुई। लेखन का कार्य करने वाले उनकी आवश्यकता हुई। तो ये लोग, तो जो पहले चार दीवारी में जो लोग बंद थे, जो किला बंद नगर में जो छोटी जातियों के, खास करके जो निम्न जाति के लोग थे वो जो बंद थे, उन लोगों को एक नए धर्म के आने से, एक नई शासन के स्थापने से एक मौका मिला और वो लोग पलायन करके अब गांव से और उस किले बंद नगर से पलायन करके सीधे किस नगर में आ गए, मुसलमानों के द्वारा जो स्थापित शहर थे उसमें प्रवेश करने लगे। क्योंकि यहाँ पर अब उनके साथ ऐसा कोई जाति विभेद का मैटर नहीं था या मामला नहीं था। अब उनको यहाँ पर किसी इस प्रकार, और वो आए जब शहर तो और यहाँ पर बस गए, वो बाद में उस पुरातन व्यवस्था में लौट जाना भी उचित नहीं समझे। जो भी मजदूर यहाँ पर आ गए मुसलमानों के द्वारा जब शहर स्थापित हुए, जैसे कुतुब दिल्ली है, सीरी का किला है, तुगलकाबाद है, शाहजहानाबाद है, जो भी आप शहर जान रहे हैं दिल्ली में स्थापित हुए, तो वो लोग इस तरीके से आकर के बस गए। क्योंकि मोहम्मद अली बताते हैं कि उनको जिस प्रकार की पहले जाति व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था में उनको असमानता का सामना करना पड़ रहा था, मुसलमानों के आने से वो असमानता दूर हो गई और कुछ समय के लिए उनको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। यस सर। देखो थोड़ा सा कठिन है, देखो जब तक कि आप बेसिक नहीं समझोगे तो थोड़ा कठिन है। फिर भी मैं बहुत ही सरल शब्दों में, जो किताब अगर आप इन लोग के विचार पढ़ोगे तो इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो किताबी भाषा थोड़ा कठिन होती है। फिर भी मैं आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये एक तो सामाजिक कारण हुआ जो बताते हैं कि इस तरीके से मतलब लोग शहर की ओर पलायन किए और फिर परिवर्तन हुआ, शहर में नगर बसे, शहरी क्रांति, इसी को ये बताते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं बताए हैं इरफान मोहम्मद हबीब, नगरीय क्रांति की प्रमुख विशेषताएं बताए हैं, जिसमें से वो 4 बिंदुओं पे विशेष करके बात किए हैं। जिसमें मैं पहला आर्ग्यूमेंट एक पढ़ता हूं, वही बात है घुमा फिरा करके जो अभी हम आपको बताए कि कैसे जो लोग शहर दीवारी में बंद थे वो अब शहर की ओर आए, जहां पर नए शहर जो बसे थे उसमें आकर के रहने लगे और वहां पर उन्हें किसी पूजा करने की आज़ादी मिल गई, उनको मस्जिद में जाने की आज़ादी मिल गई और बहुत ज़्यादा जो पहले कट्टरता थी उससे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा निजात मिला। तो इसमें पहला जो विशेषता बताते हैं मोहम्मद हबीब, वो कहते हैं कि रायों की सरकार ने भारतीय कामगारों को नगर दीवारों के बाहर ही छोड़ दिया था। तुर्कों ने जब नगरों में प्रवेश किया, तुर्कों ने जब नगरों में प्रवेश किया तो निम्न वर्गीय हिंदू कामगारों ने उनके साथ साथ भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके वहीं बस गए। नए शासन को कामगार, उनके परिवार, उनकी कार्यशालाओं की नगर दीवारों के भीतर आवश्यकता थी। अब शहरों से ना तो कोई बहिष्कृत था ना हो सकता था। हमारे साक्ष्यों से पता लगता है कि नगरों के भीतर हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के निवास कर रहे थे। मतलब वही बता रहे हैं कि जब मुसलमान आए तो उनके साथ बाहर से तो लोग आए और फिर यहाँ के जो लोग थे वो एक साथ आकर के अब नगर में बस गए और एक साथ रहने लगे। और अब जो बहिष्कृत का, समाज से बहिष्कृत करने का कॉन्सेप्ट था, अब वह नहीं रहा, ऐसा मोहम्मद हबीब बताते हैं।
ठीक है, ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता वे धर्म के संदर्भ में बताते हैं और धर्म से जोड़ करके बताते हैं कि जैसा कि बताया जाता रहा है कि जबरन धर्मांतरण किया गया, तो वो सूफियों के हवाले से मोहम्मद हबीब बताते हैं कि जो सूफी थे वो इस प्रकार से कभी जबरदस्ती धर्मांतरण की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने धर्मांतरण किया भी, मोहम्मद हबीब ऐसा भी नहीं कि धर्मांतरण को नकारते हैं, वह नकारते भी नहीं, वो कहते भी हैं कि धर्मांतरण हुआ, लेकिन धर्मांतरण होने के पीछे कारण क्या था कि जब लोगों को लगा कि इस धर्म में बहुत सी अच्छाइयां हैं, जैसे कि जाति बहुत ज्यादा जाति प्रथा आपको नहीं दिखेगा इस्लाम में, तो इसलिए लोगों ने, जो निम्न जाति के लोग थे, उन लोगों ने धर्म एक्सेप्ट किया। कुछ लोगों ने अपने पद को प्राप्त करने के लिए इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, या कुछ लोगों ने सूफियों के प्रभाव, जैसे लगा कि सूफी बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, सुधार की बात करें, तो उससे प्रभावित होकर के इस्लाम को एक्सेप्ट किया। लेकिन वो बताते हैं कि जबरदस्ती नहीं बहुत ज्यादा किया गया मोहम्मद हबीब, ऐसा मतलब दूसरे पॉइंट की विशेषता में बता। डिटेल है बहुत ज्यादा, अगर हम डिटेल बताएंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक। तीसरी जो विशेषता वो बताते हैं, वो बताते हैं कि युद्ध कला में पूर्ण परिवर्तन। मोहम्मद हबीब जो नगरीय या शहरी क्रांति के अंतर्गत तीसरी जो विशेषता बताते हैं, वह कहते हैं कि युद्ध कला में पूर्ण परिवर्तन। वो कहते हैं कि पहले युद्ध करना ठाकुरों का कार्य था, अर्थात राजपूतों का कार्य था। व्यवसाय आनुवांशिक एवं संभवतः भू व्यवस्था से संबंधित था। नए शासन में नए सेना, नए श्रमिक वर्ग का कार्य हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि आप देखिए तो जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले, उसमें आप कौटिल्य का भी जब आप बात करिए, उस समय का भी देखिए, तो ये कहा जाता था कि जो युद्ध में भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार है या युद्ध लड़ने का अधिकार, वह किसका है? क्षत्रियों का है। और इसलिए कई बार युद्ध हार जाते थे क्योंकि बाकी जनता तो सपोर्ट ही नहीं करती थी। लेकिन जब मुसलमान आए तो उन्होंने क्या किया, उनको भी सेना रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई, तो उन लोगों ने बिना जाति को देखे सबको भरना स्टार्ट किया। और ऐसे में क्या हुआ कि अब केवल अब जब कोई युद्ध होता था, ये लोग जब लड़ते थे, तो इसमें इस प्रकार की जाति मतभेद नहीं था, तो सभी लोग एक साथ होकर के, संगठित होकर के लड़ते थे, और ऐसे में मुसलमानों को किसी पर विजय हासिल करने में भी थोड़ा आसानी हो जाती थी। तो ये मोहम्मद हबीब कहते हैं कि जब मुसलमान आए तो उन्होंने सेना में भी अपने सभी वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया, ठीक है। जिसमें आप जब अलबर्नी को भी देखेंगे तो उन लोगों ने हिंदुओं को बड़े पैमाने पर, अलबर्नी भी यह बात बताता है कि सेना में भर्ती किए। तो ये एक तीसरी विशेषता बताते हैं। चौथी विशेषता में बताते हैं कि जब सबको काम मिलने लगा नगरों में, तो बड़ी संख्या में शहरों में जनसंख्या बढ़ गई शहर में, लेकिन उसका एक कारण ये भी हुआ कि बेरोजगारी भी बढ़ गई। ये बात भी ये बताते हैं मोहम्मद हबीब, ठीक है। तो बेरोजगारी की भी बात करते हैं। एक और बात बताते हैं, दिल्ली शहर, जैसे शहरी क्रांति की बात करते हैं तो ये बताते हैं कि नए नए शहर स्थापित हुए। तो उसमें से खास करके मोहम्मद हबीब, आप सभी के पास टाइम है ना, 10-5 मिनट? यस सर। ओके। तो उसमें मोहम्मद हबीब बताते हैं, एक शहर का उदाहरण लेकर के डिटेल में बताते हैं, वो है दिल्ली शहर। दिल्ली शहर के विस्तार से उदाहरण को बताते हुए बताते हैं कि इसमें कौन कौन से और शहर स्थापित हुए। जैसे इल्तुतमिश ने सफेद महल बनवाया, बलबन ने लाल महल बनवाया, और किलूगढ़ी का किला है, सिरी का किला है, और तुगलकाबाद जो अभी मैं बता रहा, तो ये छोटे छोटे शहर भी दिल्ली में बसे। तो जब ये शहर बसे तो शहरों में भी मजदूर को काम मिला, रोजगार मिला, तो इस तरीके का परिवर्तन शहर में बताते हैं। लेकिन शहर में ये और क्या बताते हैं कि दिल्ली में कहते हैं कि शिक्षा का तो बहुत बड़ा
डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये कहते हैं कि दिल्ली उच्चतर हिंदू शास्त्रीय शिक्षा का केंद्र नहीं रहा, परंतु ज्योतिषी नाना प्रकार के जादू और हिंदू ज्योतिषियों के दिल्ली में विशेष मांग थी। ये यहाँ तक के बताते हैं इसामी के हवाले से। इसामी के अनुसार शहर के प्रत्येक मोहल्ले में दिल्ली के कम से कम एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी जरूर पाया जाता था। तो इस तरीके का वर्ग भी उभर करके दिल्ली में आया। और बताते हैं कि दिल्ली में जियाउद्दीन बर्नी के हवाले से मोहम्मद हबीब बताते हैं कि दिल्ली में नाच गाना, वेश्यालय, मदिरालय इत्यादि का भी बहुत मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये सब ये नगरीय क्रांति या उसके जो हो रहे परिवर्तन उसी के अंतर्गत इन चीजों को बताते हैं। ठीक है, और ये जो गणिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, जो वेश्याओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, नर्तकियों को, उसको आर्थिक पूंजी से जोड़ करके देखते हैं। मतलब आर्थिक पूंजी निवेश से जोड़ करके मोहम्मद हबीब देखते हैं। ठीक है, आप देखिए विजयनगर को यदि आप देखिए तो विजयनगर में कहते हैं कि जो वेश्याएं होती थी उनसे जो है जो टैक्स वसूला जाता, उनसे भी टैक्स लिया जाता और उसके टैक्स से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था इन चीजों से प्रभावित है। आज भी आप यदि आप देखिए तो जो शराब, जो दारू, मदिरा जो बिकती है शराब केंद्रों पर, तो वो सबसे बड़ा राजस्व का केंद्र है। मतलब एक प्रकार से राजस्व का केंद्र है राज्य सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्योंकि कोविड काल में यदि आप देखे होंगे तो उसमें भी वही एक कारखाना था जो नहीं बंद हुआ, बाकी सभी बंद थे। तो उसको बड़ा पूंजी का केंद्र माना जाता। तो इस बात को मोहम्मद हबीब भी शराब और मदिरालय और गड़िका इन सबको भी हाँ केंद्र मानते हैं। तो इसमें बर्नी, मैं एक अच्छा कोटेशन इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये नेट के एग्जाम में आया है। बर्नी ने लिखा है, इसको सुनिएगा ध्यान से। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, मशहूर भ्रष्टाचारणी औरतें और कपटी बुजुर्गाना कुटनिया सुल्तान की सेवा में अर्पित करने के लिए ऐसी लड़कियों को चुनती थी जो कम उम्र की, इकहरी, खूबसूरत, कामनीय, आकर्षक, निर्भीक, श्याम केसा और लज्जित रहित हुआ करती थी और उन्हें सुरीले गायन, रुबाब वादन, गजल गायकी, वाक पटुता और शतरंज और चौपड़ के खेलों में प्रशिक्षण दिया करती थी। महाजनी देख रेख में पली बड़ी इन गणिकाओं में से प्रत्येक नगरों व राज्य के लिए एक खतरा थी। ये बात जियाउद्दीन बर्नी ने इस संदर्भ में कहा। यह सवाल आया था नेट जीआरएफ के एग्जाम में, पूछा गया कि कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो बताता है कि गणिकाओं को या वेश्याओं को अच्छा नृत्य करने के लिए या बादशाह को कैसे खुश रखा जाए उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। ये क्वेश्चन आया है नेट शायद जून 2015 में। तो ये आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। कैकुबाद एक शासक हुआ है, कैकुबाद, जान रहे ना आप लोग? दिल्ली सल्तनत में कैकुबाद का नाम सुने हैं? यस सर। यस सर। कैकुबाद जब गद्दी पे बैठा, बहुत कम उम्र में वो गद्दी पे बैठा था, तो उसको क्या किया गया कि जब वो छोटा बच्चा था तब उसको भोग विलास और इन वेश्याओं से बहुत दूर रखा गया। लेकिन जैसे वह शासक बना तो वह मदिरा बहुत पीता था और वेश्याओं के साथ दिन भर संलग्न रहता था, उनके साथ मस्ती करता था। तो वो उसी समय और एक मतलब इसी जियाउद्दीन बर्नी ने और कई जगहों पे डिटेल में लिखा है, बहुत डिटेल में, मैं पढ़ा संभव नहीं पूरा बता पाना। तो कैकुबाद को कैसे खुश रखना है इसके लिए भी वेश्याओं को नियुक्त किया गया था बचपन में, कि उसको कैसे राजी खुशी से मतलब उसका ध्यान अलग हटा करके रखना है और कैसे इन चीजों में नहीं सम्मिलित होने देना है। तो उस लिए भी उसको रखा गया था वेश्याओं को।
दिल्ली सल्तनत में। तो इस तरीके से बहुत सारे और परिवर्तन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें आगे भी लिखा है, निचले स्तर पर मदिरालय और वेश्यालय अपराध और व्यभिचार के अड्डे बन गए थे, जो प्रतीत होता है कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। और वेश्याओं के संदर्भ में उन्हें हर प्रकार की सम्मोहक कलाओं और माया में प्रशिक्षित किया जाता था, ऐसी माया जो मुसलमान तपस्वी से ब्राह्मण का जनेऊ धारण करवा सकती थी। मतलब बर्नी कुछ चीजें इतना रोचकता और बढ़ा चढ़ा के भी लिखा। वो कह रहा है कि वेश्याओं को इतना अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता था कि यदि कोई मुसलमान है तो यदि वेश्या चाहे तो उसको ब्राह्मण में कन्वर्ट करवा सकती थी या उसको जनेऊ पहनवा सकती थी, खैर वगैरह वगैरह। तो इतनी बड़ी, मतलब इतनी उनमें क्षमता होती थी। तो ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आप देखें, थोड़ा बहुत धार्मिक पुष्टि भी देखें, लेकिन जो मेन आर्ग्यूमेंट है मोहम्मद अदीब का वो शहरी क्रांति के संदर्भ में, वो आर्थिक से ही संबंधित है और शहरों के डेवलपमेंट से। और ये जो परिवर्तन जो अभी मैंने बताया कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हीं सबको मिला जुला के मोहम्मद हबीब क्या बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों के आने से जो परिवर्तन हुआ वह नगरीय क्रांति है या शहरी क्रांति या अर्बन रिवोल्यूशन है या ग्रामीण क्रांति है। हाँ, ये एक बात छूट जा रही थी, इसमें इरफान हबीब इनके विचार को काटते हैं। इरफान हबीब इनके विचार को काटते हैं, अपने पिताजी के विचार को इरफान हबीब नहीं पूरी तरीके से मानते। वो कहते हैं कि परिवर्तन तो हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। वो कहते हैं कि क्रांति कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। इरफान हबीब कहते हैं कि पूरी तरीके से क्रांति कहना उचित नहीं होगा। हरिश्चंद्र वर्मा की जब आप किताब पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत भाग 1 और पृष्ठ संख्या है 126, तो वहां पर आपको साफ साफ ये लिखा मिलेगा कि प्रोफेसर इरफान हबीब ने मोहम्मद हबीब के विचार को क्रांति के रूप में नहीं माना है। ठीक, तो ये क्लास कंप्लीट होती और बहुत ज्यादा डिटेल इरफान हबीब का भी विचार मैं बता सकता था, लेकिन संभव नहीं है। तो ये क्लास कंप्लीट होती, इसके बाद अब हाँ कोई आपका प्रश्न है तो उसे आप